तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सिनिया और किपर लिऊ लेन देन की बात कर रही होती हैं। वहीं दूर से एमसी और लिंगफेई ये सब देख रहे होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं वो सब मटेरियल खरीदने में एमसी का सारा पैसा खाली हो गया होता है, जो देख एमसी बहुत सैड हो गया होता है। तभी सिनिया एमसी के पास आते हुए बोलती है, आपके जरूरत के सब मटेरियल हमें मिल गया सीनियर ब्रदर, हालांकि इसको खरीदने में आपके सारे पैसे चले गए। एमसी बोलता है कोई बात नहीं, हम फ्यूचर में और भी पैसे बना लेंगे, लेकिन अभी हमें इन चीजों की ज्यादा जरूरत है। सिनिया बोलती है, आपने सही कहा सीनियर ब्रदर, हम ये पैसे कहीं से लूट सकते हैं, लेकिन हमें ये मटेरियल हर जगह नहीं मिल सकते। एमसी बोलता है, वेल मेरी बात को ध्यान से सुनो सीनिया, मैंने कहा कि हम पैसे बनाएंगे ना कि किसी से लूटेंगे, क्या तुम्हें समझ में आया? वो कंफ्यूज होते हुए बोलती है, इसमें अलग क्या है? तभी कीपर लिऊ बोलती है, आपके साथ ट्रेड करना हमारे लिए खुशी की बात है लीडर लिऊ, अब मैं चलती हूँ, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है और अपने एमसी और लिनफेई उसे थरकियों की तरह घूरते हुए बोलते हैं, वाह क्या अरमान है, ये कितनी होट है। ये सब देखकर सिनिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वापस से लिनफेई को मारकर चिल्लाती है, सीनियर ब्रदर आप क्या कर रहे हैं? और गाइस क्योंकि वो अपने एमसी को नहीं मार सकती, इसलिए वो बार बार लिनफेई को पीट रही है। ये सब देखकर तो अपने एमसी के भी गोटे मुंह में आ जाते हैं। वहीं लिनफेई दूर जाकर गिरता है और रोते हुए बोलता है, बार बार मैं ही क्यों पीट रहा हूँ। जिसके बाद किपर लिऊ अपने फ्लाइंग शिप पर बैठकर वापस उड़कर चली जाती है। जिसके बाद सिनिया एमसी से बोलती है, अगली बार ये मैं खुद से करूंगी, आप लोगों को इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तभी लिनफेई उठकर चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर आंटी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार आपको मुझे इस तरह से होश में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सख्त लोंडे की तरह उसका सामना करूंगा। एमसी भी बोलता है, हाँ सीनिया मैं भी ऐसा ही करूंगा। जिसके बाद हमें सीधे 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एमसी विक डिसेक्टिव पैलेस के अंदर बैठा होता है और उन चारों को देखकर सोच रहा होता है, सिनिया अभी भी मल्टी स्केल के मिडल में ही है, अगर वो भटक गई है तो उसे गाइड करने के लिए मुझे और ज्यादा प्रयास करना चाहिए। और रही बात जी और लियांग की, ये साले पहले भी कमीने थे और अब भी कमीने हैं, मुझे वापस से पनिशमेंट चाबुक से इनकी धुलाई करनी चाहिए। यहाँ पर केवल लिनफेई ही नॉर्मल है। साथ ही वो रोते हुए अपने मन में बोलता है, हालांकि अगर मैं मेन टास्क को कंप्लीट करने के लिए 10,000 डिसाइपलों को रिक्रूट करना चाहता हूँ तो मुझे हर रोज कम से कम 3 डिसाइपलों को रिक्रूट करना होगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। तभी सिनिया बोलती है, हमारे सेक्ट को पहले से ही 10 सेक्टों ने मिलकर घेर लिया है सीनियर ब्रदर, अब आपको जाके उन्हें सबक सिखाना चाहिए। एमसी बाकियों से पूछता है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? जी बोलता है, उनके पास बहुत सारे लोग हैं, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, हमें बस आपके द्वारा लगाए गए डिफेंस फॉर्मेशन से बचाव करना चाहिए। लियांग भी बोलता है, मैं जी के बात से एग्री हूँ। हैनफेई बोलता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि विक डिसेक्ट एलिमिनेट होता है या नहीं। एमसी बोलता है, खैर चलो चलकर एक बार देखते हैं। जिसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं, जहां वो सभी सेक्ट पर लगे फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनके अटैक का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता। एक बंदा अपने वेपन से अटैक करते हुए बोलता है, मैं इसे तोड़ के रहूंगा, लेकिन क्या उसका वेपन ही टूट जाता है। जो देखो बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ एमसी और भी पैलेस से बाहर आ जाते हैं। तभी जी एमसी से बोलता है, सीनियर ब्रदर आपके द्वारा लगाया गया ये फॉर्मेशन तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, 4 घंटे हो गए लेकिन अभी तक इस फॉर्मेशन पर एक स्क्रैच तक नहीं आया। एमसी सिनियाओ से पूछता है, सिनियाओ हमारे पास कितने स्पिरिचुअल स्टोन बचे हैं, हम इस फॉर्मेशन को और कितने देर तक बनाए रख सकते हैं? सिनियाओ बोलती है, सीनियर ब्रदर हमारे पास और 74 स्पिरिचुअल स्टोन बचे हैं, भयंकर हमलों के कारण ये फॉर्मेशन हर 2 घंटे में 10 स्पिरिचुअल स्टोन खाता है। जो सुन के एमसी अपने मन में सोचता है, ये डिफेंसिव फॉर्मेशन 150 साल से कम कल्टीवेशन बेस वाले किसी भी अटैक को रजिस्ट कर सकती है, लेकिन इसमें बहुत सारी स्पिरिचुअल स्टोन कंज्यूम होगी। तभी एक बंदा एमसी से चिल्लाते हुए बोलता है, लिऊ चैंगफेंग अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फॉर्मेशन से बाहर आके दिखाओ। एमसी बहुत गुस्से में उससे बोलता है, तुम्हारा लीडर कौन है, उसे मेरे सामने बुलाओ। साथ ही वो अपने मन में सोचता है, 2 घंटे में 10 स्पिरिचुअल स्टोन, उसके कहने के हिसाब से ये फॉर्मेशन और 14 घंटों तक ही टिकी रह सकती है। स्पिरिचुअल स्टोन खत्म होने से पहले इन सब मैटर को मुझे जल्दी से खत्म करना पड़ेगा। तभी 3 लोग जंप करके एमसी के सामने आकर लैंड करते हैं। उनमें से एक जीन्यू सेक्ट का लीडर होता है। वो अपने एमसी से बोलता है, लिऊ चैंगफेंग हम 10 सेक्ट यहाँ आ चुके हैं, अब तुम्हारे मरने का समय है। एमसी बोलता है, अबे जावे चोमू। साथ ही एमसी बोलता है, मास्टर जीन मैं आपसे बात नहीं कर रहा था, मैंने पूछा कि आपका लीडर कौन है, क्या आप लीडर हैं? लाठी वाला ओल्ड मैन बोलता है, अगर तुम कल्टीवेशन बेस पर लीडरशिप की बात कर रहे हो तो मेरा कल्टीवेशन बेस इन दोनों से ज्यादा है, तो इस हिसाब से मैं लीडर हूँ। एमसी उससे पूछता है, तुम अच्छे पर्सन हो या बुरे पर्सन? जिन्यू सेक्ट का लीडर बोलता है, लिऊ चैंगफेंग क्या तुम बकवास नहीं कर रहे, कोई तुमसे बुरा कैसे हो सकता है, तुम दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो। एमसी बोलता है,
मुझे खुद से कंपेयर मत करो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा लीडर अच्छा है या बुरा। वो ओल्ड मैन बोलता है, हाँ, मैं डुआन झंडे, बेशक मैं तुम्हारी तुलना में एक अच्छा आदमी हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से अच्छा आदमी नहीं हूँ। मैं जीवन भर अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता रहा हूँ। मैंने पहले भी इनोसेंट लोगों को मारा है। ये सुन के एमसी जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, ऑल राइट, लगता है तुम भी एक बुरे पर्सन हो। ये सुन के मुझे एक राहत मिली। वो ओल्ड मैन बोलता है, लिu चैंगफेंग, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? एमसी तलिस्मान को निकालते हुए बोलता है, ये सिंपल है, अगर मैं एक बुरे पर्सन को मारता हूँ तो मेरी लाइफ पॉइंट कम नहीं होगी और मैं नहीं मरूंगा। साथ ही वो उस ऑफेंसिव तलिस्मान को उस ओल्ड मैन की तरफ फेंक देता है। वो तलिस्मान एक थंडर अटैक में बदल के उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जो देख वो ओल्ड मैन बहुत घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है, ओ नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। साथ ही वो अटैक उस ओल्ड मैन को लगता है, जिससे वहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में फायर एनर्जी रिलीज होती है और फिर हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घायल हो गया होता है। उसका एक हाथ कट गया होता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कमीने चैंगफेंग कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी डर्टी ट्रिक का यूज करने की? वहीं उसे ठीक देख एमसी हैरान होते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, ऑफेंसिव तलिस्मान एक ही अटैक में किसी को भी मार सकता है, लेकिन इस ओल्ड मैन ने उसे डोज कर लिया और इसका केवल एक हाथ ही कटा है। वहीं दूसरी ओर जिन्यू सेक्ट का लीडर उस ओल्ड मैन को संभालते हुए बोलता है, दुआन, क्या तुम ठीक हो? उसके पास बहुत सारे ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, तुम्हें उससे सावधान रहना चाहिए। दुआन बोलता है, मैं ठीक हूँ। साथ ही वो अपने एमसी से बोलता है, लिu चैंगफेंग, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि तुमने इतने पावरफुल स्किल को छुपा रखा है। यहाँ तक कि मैं भी इतने पावरफुल स्किल का यूज नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि तुम इसे केवल एक ही बार यूज कर सकते हो। एमसी एक और तलिस्मान निकालते हुए बोलता है, ऐसा तुमको किसने कह दिया? और साथ ही वो तलिस्मान उसकी तरफ थ्रो कर देता है। जो देखो चिल्लाते हुए बोलता है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे जाने दो, मैं हार मानता हूँ अपनी। ये देख कर लीडर के साथ साथ सभी बंदे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं वो अटैक सीधे जाके उस ओल्ड मैन को लगता है और वहाँ पर एक जोर से ब्लास्ट होता है और फिर हम देखते हैं उसके पूरे बॉडी में आग लग चुकी होती है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और वहीं पर वो जल के मारा जाता है। जो देख बाकी सभी बंदे हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या मिस्टर दुआन मारे गए? मिस्टर दुआन का कल्टीवेशन बेस लगभग 150 साल का था और उसने इन्हें इतनी आसानी से मार दिया। मिस्टर दुआन यहाँ तक कि मास्टर जिन से भी ज्यादा पावरफुल थे और वो टॉप 100 मास्टरों में से एक थे, फिर भी वो इतनी आसानी से मारे गए और उनकी बॉडी तक जल गई। ये डेविल तो हमारे सोच से भी ज्यादा स्ट्रोंगर है। हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं। तभी सिस्टम एमसी से बोलता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एक बुरे पर्सन को मारा है, जिसके रिवार्ड में आपको 10 साल की कल्टीवेशन बेस और 30 दिन का लाइफ पॉइंट मिलता है। जो सुन के एमसी खुश होते हुए बोलता है, मुझे एल्डर जिनसेन को मारने की तुलना में डुआन को मारने पर ज्यादा कुछ प्राप्त हुआ है। देख कर लगता है मैं जितने ज्यादा स्ट्रोंगर बुरे पर्सन को मारूंगा मुझे उतना ही ज्यादा रिवार्ड मिलेगा। मेरा कल्टीवेशन बेस बढ़ गया है, मैंने फाइनली कुछ ताकत को गेन कर लिया है, मैं अब पहले की तरह वीक फील नहीं कर रहा। तभी सीनिया बोलती है, सीनियर ब्रदर, 10 सेक्टों ने रिट्रीट करना शुरू कर दिया है। जो देख एमसी बोलता है, सीनियाओ सेक्ट के डिफेंसिव फॉर्मेशन को रिमूव करो। वो बोलती है, सीनियर ब्रदर, ये बहुत ज्यादा रिस्की है। एमसी बोलता है, चिंता मत करो, इन लोगों ने मुझे 10 टन से ज्यादा गोल्ड का नुकसान करवाया है, मैंने इतना बड़ा नुकसान कभी भी नहीं झेला, मुझे कुछ इंटरेस्ट कलेक्ट करने की जरूरत है। सीनियाओ बोलती है, ठीक है सीनियर ब्रदर। साथ ही वो सेक्ट के फॉर्मेशन को रिमूव कर देती है, जिसके बाद वो चारों उन बंदों के पीछे जाने लगते हैं। एमसी चिल्लाते हुए उनसे बोलता है, हे तुम वहीं पर रुक जाओ, क्या मैंने तुमको यहाँ से जाने के लिए कहा? ये सुन के वो सभी हैरानी से एमसी की ओर देखने लगते हैं। तभी जिन्यू सेक्ट का लीडर एमसी से बोलता है, लिu चैंगफेंग, बहुत दूर मत जाओ, तुम्हारा सेक्ट पहले जीत चुका है, अब तुम क्या करना चाहते हो? एमसी बोलता है, कुछ नहीं, लेकिन अपना सारा वैल्यूएबल सामान यहाँ पर रख दो, नहीं तो तुम्हें पता ही है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जिन्यू सेक्ट का लीडर बोलता है, लिu चैंगफेंग, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, हम सभी डिसेंट सेक्ट हैं, हम सब सबमिट करने के बजाय मरना पसंद करेंगे, तो हम तुमसे कैसे डर सकते हैं? साथ ही वो अपने लोगों से बोलता है, पैनिक मत हो, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लेकिन तभी एक बंदा अपनी स्वॉर्ड को वहाँ रख के जाते हुए बोलता है, मेरी सबसे वैल्यूएबल चीज ये स्वॉर्ड है जो मैंने यहाँ रख दिया है, मैं अब जा रहा हूँ। जो देख बाकी सभी बंदे एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और साथ ही वो भी अपना वैल्यूएबल सामान नीचे रख के वहाँ से जाने लगते हैं। जो देखने के बाद तो एल्डर का तो मोह मोह हो जाता है। इसी के साथ वहाँ मौजूद सही बंदे अपना अपना सामान रख के वहाँ से चले जाते हैं और जिन्यू सेक्ट का लीडर अकेला वहाँ पर बच जाता है। जो देख एमसी हंसते हुए बोलता है, मास्टर जिन, अभी आप थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे? वहीं जिन्यू सेक्ट के लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। जो देख एमसी घबराते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, बेहतर हो कि वो फाइट के लिए ना जाए, वरना मेरा एक और तलिस्मान बर्बाद हो जाएगा। प्लीज प्लीज वो फाइट के लिए ना बोले। लेकिन क्या वो एमसी के सामने नील डाउन करके बोलता है, मैं जिन गुआंगसेंग, मैं अपनी हार को मानता हूँ। जो देख एमसी बोलता है, क्या हार मान गया? वहीं बाकी सब भी हैरान होते हैं। वहीं उसके हाथ में जिन्यू सेक्ट का स्क्रिप्चर होता है। एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, मैं तो बस फालतू में ही डर रहा था। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है,
जहाँ अपना एमसी जिन्यू सेक्ट के लीडर द्वारा दिए गए स्क्रिप्चर बुक को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और साथ ही अपने मन में बोल रहा होता है, ये क्या है, मेरे पास मार्शल आर्ट के लिए कोई भी फाउंडेशन नहीं है और इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर मेमोरी लॉस से सफर कर रहा है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता। सिनियाओ यहाँ आओ और मास्टर जीन द्वारा छोड़े गए स्क्रिप्चर को चेक करो। जिसके बाद सिनिया उस बुक को लेकर पढ़ती है और फिर एमसी से बोलती है, सीनियर ब्रदर, ये जिन्यू सेक्ट का फ्लेम मेथड सेक्ट गार्डिंग स्किल है। एमसी बोलते हैं, क्या सच में? हम बहुत लकी हैं जो हमें ये स्किल इतनी आसानी से मिल गया। सिनियाओ बोलती है, हाँ सीनियर ब्रदर, ये वास्तव में जिन्यू सेक्ट का सेक्ट गार्डिंग स्किल है। एमसी बोलते हैं, सिनियाओ क्या तुम इसे कल्टीवेट कर सकती हो? सिनियाओ बोलती है, क्यों नहीं सीनियर ब्रदर। इसी के साथ वो अपने हाथ में फायर एनर्जी को गैदर करके बोलती है, हालांकि ये फ्लेम मेथड पावरफुल स्किल है लेकिन इसे प्रैक्टिस करना आसान है, मैंने अभी इसे 10% सीख लिया है। तभी सिस्टम एमसी से बोलता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, सिनियाओ ने फ्लेम मेथड को 10% सीख लिया है, इसलिए आपको ये स्किल ऑटोमेटिकली 10% सिखाया जा रहा है। साथ ही जिन्यू फ्लेम मेथड को आपके सेक्ट के स्किल में जोड़ दिया गया है। ये सुन के एमसी खुश होते हुए बोलता है, ये तो बहुत अच्छा है, मैं तो फ्यूचर में ऐसे और भी स्किल को प्राप्त कर सकता हूँ, मैं बिना कुछ किए किसी भी स्किल को सीख सकता हूँ, मुझे हार्ड वर्क करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिस्टम मुझे ऑटोमेटिकली सब कुछ सिखा देता है। तभी वहाँ लिंक पे आते हुए बोलता है, मास्टर। एमसी पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? लिन भाई अपने सोर्ड को निकालते हुए बोलता है, मास्टर तो क्या आज मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ? एमसी बोलता है, क्या चैलेंज? लिन भाई तुम अभी मेरे से फाइट करने के लिए बहुत वीक हो, मैंने दुआन झंडे को आसानी से मार दिया था, अगर मैंने एक्सीडेंटली तुम्हें मार दिया तो तुम्हें बदला लेने का कोई मौका नहीं मिलेगा। लिन भाई बोलते हैं, मैं यहाँ बदला लेने के लिए आया था, अगर मैं बदला नहीं ले सकता तो मेरे जीने का क्या मतलब? एमसी चलते हुए उसके पास जाता है और उसके कंधे को पकड़ के बोलता है, यंग मैन तुम इतने रिकलेस क्यों हो? साथ ही वो अपने मन में बोलता है, लिन फेई की कल्टीवेशन बेस 35 साल की है जबकि मेरी 16 साल की है, मैं उससे बहुत कमजोर हूँ, मुझे उससे रोकना होगा। फिर वो उससे बोलता है, इस बारे में कैसा है? तुमने हुसैन ड्रैगन स्लैश को पूरी तरह से नहीं सीखा है जो मैंने उस दिन तुमको दिया था, आज मैं तुमको खुद करके दिखाऊंगा। इसे सीखने के बाद जब तुम अगले महीने मुझे चैलेंज देने आओगे तो तुम्हारे पास जीतने का बेहतर मौका हो सकता है। लिन फेई बोलता है, ठीक है। जिसके बाद वो उस वाटरफॉल के पास आ जाते हैं। एमसी बोलता है, मैं हुसैन ड्रैगन स्लैश को करते समय अपनी कल्टीवेशन बेस को कम कर लूंगा ताकि तुम इसे अच्छे से समझ सको। वो दोनों भी अपनी आंखें गड़ा के देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद एमसी अपना पोजीशन लेता है और जोर से चिल्लाता है, हुसैन ड्रैगन स्लैश। उसके इतना बोलते ही एमसी के पीछे एक काफी पावरफुल ड्रैगन निकलता है और आसमान में जाकर रोर करता है और ये सिनियाओ के ड्रैगन से भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वहां जाके एक माउंटेन से टकराता है और वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जो देखिए दोनों हैरान होते हुए बोलते हैं, अमेजिंग, तो क्या यही रियल हुसैन ड्रैगन स्लैश है? ये तो बहुत अच्छा था सीनियर ब्रदर। वहीं एमसी का ड्रैगन अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ होता, वो पूरे माउंटेन को तोड़ के ऊपर की ओर जा रहा होता है। वहीं माउंटेन के ऊपर जी और लियांग भी खड़े होते हैं। लियांग बोलता है, सीनियर ब्रदर ने हमारे से कुछ यूनिक स्किल को छुपा रखा है। जी बोलता है, वो बहुत चालाक और कैपेबल है। सेकंड सीनियर ब्रदर ने इस बार गलत अनुमान लगाया है। वहीं उस जगह से कुछ दूर के माउंटेन पर हम एक मिस्टीरियस से बंदे को देखते हैं जो ये सब देखकर बोल रहा होता है, सीनियर ब्रदर क्या आप अभी केवल झांसा दे सकते हैं? आपको कल्टीवेशन बेस में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, आपका केवल कुछ ही कल्टीवेशन बेस रिकवर हुआ है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां एमसी अपने पैलेस में बैठा होता है और उन चारों से बोल रहा होता है, अभी के लिए हमारे सेक्ट पे से संकट हट चुका है, वीकली सेक्ट के महान उद्देश्य के लिए हमारे सेक्ट को रिवाइव करने का समय आ गया है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी डिसाइपलों को भर्ती करने का है। मुझे लेवल 3 या उससे ऊपर के एप्टीट्यूड वाले डिसाइपलों की जरूरत है। तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? जी बोलता है, सीनियर ब्रदर हमारे लिए डिसाइपलों को भर्ती करना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमारा सेक्ट अभी बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है और तो और लोग अभी भी हमसे डरते हैं। कौन ही होगा जो हमारे सेक्ट को ज्वाइन करना चाहेगा? और आपको बहुत सारे लेवल 3 या उससे ऊपर के एप्टीट्यूड वाले डिसाइपल चाहिए, ये तो नामुमकिन है। एमसी बोलता है, क्या आप बात कर रहे हो? क्या हमारे मास्टर ने 12 डिसाइपलों की भर्ती नहीं की थी? हालांकि उनमें से 9 भाग गए हैं। चलो उन्हें छोड़ो, तुम हमारे सेक्ट में क्यों ज्वाइन हुए थे? ये सुन के वो बिल्कुल खामोश हो जाता है। तभी लियांग बोलता है, सीनियर ब्रदर दरअसल हमारे सेक्ट ज्वाइन करने का रीजन कुछ अलग ही है। जो सिनियाओ है उसको तो आप लेकर आए थे, जी और मुझे फंसाया गया और हमें कैद कर लिया गया, इसलिए हमने सेक्ट को बस ज्वाइन किया था। बाकी सभी डिसाइपलों के भी अपने अपने कारण थे। एमसी सोचता है, क्या ऐसा है? तभी तो मैं सोचूं इन लोगों ने ऐसे इविल सेक्ट को ज्वाइन कैसे कर लिया। फिर एमसी उन सब से बोलता है, फिर भी ये याद रखना कि डिसाइपलों की भर्ती करना और सेक्ट को डेवलप करना हमारी पहली प्रायोरिटी है, जिसके लिए तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। जिसके बाद हमें 4 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अपने एमसी आराम से बैठकर चाय पी रहा होता है। तभी जी और लियांग चिल्लाते हुए आते हैं, सीनियर ब्रदर यहाँ कुछ गाय के साथ लोग आए हैं। एमसी कंफ्यूज होते हुए बोलता है, क्या गाय के साथ लोग? तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? जी बोलता है,
जब मैं माउंटेन पर पेट्रोलिंग कर रहा था तो मैंने कुछ दूरी पर यात्रा करने वाले व्यापारियों के एक समूह को देखा। हमें उन्हें लूट लेना चाहिए, क्या पता उनके पास बहुत सारा सोना चांदी पड़ा हो। ये सुन के एमसी गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, दफा हो जाए यहाँ से सालो, मैंने तुमको पहले भी कहा था वीक सेक्टर अब इविल सेक्ट नहीं है और तुम्हें कोई भी इविल काम नहीं करना है। वो दोनों अपना फेस लटका के वहां से जाते हुए बोलते हैं, ओह समझ गए सीनियर ब्रदर। कुछ देर बाद वो दोनों वापस से दौड़ कर चिल्लाते हुए आते हैं, सीनियर ब्रदर वो लोग खुद हमारे पास आ रहे हैं। एमसी बोलता है, हमारे पास आ रहे हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जी बोलता है, वो अभी हमारे गेट के बाहर खड़े हैं। जिसके बाद हमें पैलेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सभी लोग होते हैं। वहीं अपना एमसी और वो दोनों भी आ जाते हैं। वहीं वो जितने भी लोग होते हैं वो बूढ़े, बीमार और कमजोर होते हैं, जो देख एमसी पूरा डिसपॉइंट हो जाता है। जिसके बाद एमसी इन दोनों पर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम इन लोगों को लूटने की बात कर रहे थे, क्या तुम्हें लगता है कि इन लोगों के पास कुछ वैल्यूएबल चीजें हो सकती हैं। जी बोलता है, उनके पास 3 कैरेज है, मुझे लगता है कि कैरेज के अंदर कुछ वैल्यूएबल चीजें हो सकती हैं। हे तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो, अपना सारा कीमती सामान हमारे पास लाओ। ये सुन के एक बंदा कैरेज के ऊपर धके गए चटाई को उतार कर नीचे रख देता है, जहाँ उस कैरेज पर लोगों की लाश पड़ी होती है और वो बहुत ज्यादा सरगल गई होती है, जो देख एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी के साथ वो सभी लोग एमसी के सामने नील डाउन कर देते हैं। एक बंदा बोलता है, हम फोक गाँव के 23 लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपने साथ रख लो। एमसी उस बंदे को उठाते हुए बोलता है, पहले उठ जाइए और मुझे बताइए आपके साथ क्या हुआ। वो ओल्ड मैन बोलता है, ऑनेस्टली बोलूं तो हम फोक विलेज से हैं जो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। हमने इस साल लगातार अकाल का सामना किया, हमने एक भी अनाज नहीं काटा, इसलिए हम वहाँ से भाग गए और हम में से कई लोग भूख से मर गए। हम सब बहुत डिप्रेशन में हैं, प्लीज हमें अपने साथ रख लीजिए, आप जो कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं। लियांग उनसे रूडली बोलता है, तुम्हें अपने साथ रखें, तुमको फ्री में सपोर्ट करें, ये तुम्हारे सपने में ही हो सकता है। फिर जी बोलता है, यहाँ से चले जाओ, क्या तुम्हें लगता है कि हम एक परोपकारी संस्था है, ये हमारा इंसल्ट है। ये सुन के एमसी को उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पनिशमेंट चाबुक को निकाल के उनकी धुलाई करने लगता है। वो दोनों रोते हुए बोलते हैं, प्लीज सीनियर ब्रदर हमें माफ कर दीजिए, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। ये सुन एमसी उन्हें छोड़ देता है और फिर एमसी उन लोगों से बोलता है, हम रैंडमली ऐसे लोगों को अंदर नहीं ले सकते, लेकिन मैं आपको कुछ पैसे दे सकता हूँ जिससे आप पास के शहर में अपना जीवन यापन कर सकते हैं। साथ ही एमसी अपने मन में सोचता है, सिस्टम ने मुझे लेवल 3 या उससे ऊपर के एप्टीट्यूड वाले डिसेबल को भर्ती करने के लिए कहा है, ये लोग इसके लिए सूटेबल नहीं है। फिर हम कुछ मिनट बाद का सीन देखते हैं जहाँ जी और लियांग 2 थैले को लेकर आते हैं जिसमें बहुत सारे चांदी के सिक्के होते हैं। साथ ही लियांग उन लोगों से बोलता है, इसे लो और यहाँ से निकल जाओ, और यहाँ से जाने के बाद किसी और को मत कहना कि हमने तुमको पैसे दिए हैं, नहीं तो लोग हमें राइटियर समझने लग जाएंगे और हमें अपनी रेपुटेशन बहुत प्यारी है। वो ओल्ड मैन बोलता है, ठीक है। साथ ही वो अपने एमसी के सामने सर झुका के बोलता है, थैंक यू सर, आप बहुत काइंड है। ये सुन जी और लियांग गुस्से से उस ओल्ड मैन से बोलते हैं, क्या कहा तुमने, तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, हमारे सीनियर ब्रदर नंबर 1 के इविल इंसान है, तुम्हारा ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, जल्दी यहाँ से चले जाओ। ये सुन के वो लोग अपने पैसे से भरे थैले को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं और ये देख अपना एमसी पूरा सैड होकर अपने मन में सोचता है, फाइनली यहाँ कुछ लोग आए थे, लेकिन वो कुछ कमजोर, बूढ़े, बीमार और विकलांग लोग निकले जिनके पास लेवल 3 या उससे ऊपर का एप्टीट्यूड होना नामुमकिन है। लेवल 3 या उससे ऊपर के एप्टीट्यूड वाले 10,000 डिसेबलों को भर्ती करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। साथ ही वो अपने हेवनली आई को एक्टिवेट करके बोलता है, चलो एक बार इनके एप्टीट्यूड को देख लेते हैं। फिर वो उन सभी के एप्टीट्यूड को देखता है जहाँ उन सबका एप्टीट्यूड 5 होता है, हालांकि उनका कल्टीवेशन बेस 0 होता है, जो देख एमसी हैरान होते हुए बोलता है, ओह माय गॉड, इन सबका एप्टीट्यूड 5 है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। साथ ही वो अपने आंख को मल के वापस उन लोगों को देखता है और अभी भी उनका एप्टीट्यूड 5 ही होता है, जो देख एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, इनका एप्टीट्यूड अभी भी 5 ही है, ये कोई सपना नहीं है। साथ ही वो उन लोगों को रोकते हुए बोलता है, अरे रुक जाओ। वो ओल्ड मैन बोलता है, सर हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। एमसी उन सब से बोलता है, क्या तुम सभी मॉन्स्टर हो। साथ ही वो अपने मन में सोचता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, इन सब के पास लेवल 5 का एप्टीट्यूड है जो कि बहुत ज्यादा रेयर होता है, यहाँ तक कि लिनफेई के पास भी केवल लेवल 4 का ही एप्टीट्यूड है, तो इन जैसे सभी लोगों के पास लेवल 5 का एप्टीट्यूड कैसे हो सकता है। तभी वो ओल्ड मैन एमसी से बोलता है, सर हम कोई मॉन्स्टर नहीं है। जो सुन के एमसी से पकड़ के खुश होते हुए बोलते हैं, जियांग वेंगसेंग, क्या तुम सच में हमारे साथ को ज्वाइन करना चाहते हो। वो ओल्ड मैन बोलता है, वेल अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। एमसी भी लाइक, क्या जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने तो अभी अभी कहा था कि तुम ज्वाइन करोगे। वो ओल्ड मैन बोलता है, पहले हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन अभी हमारे पास पैसा है तो हम क्यों ज्वाइन करेंगे। ये सुन के एमसी उन पैसों के बैग को वापस ले लेता है और एक इविल सा फेस बनाते हुए बोलता है, अब क्या तुम हमारे वीक डिसेबल को ज्वाइन करोगे। वो ओल्ड मैन बोलता है, क्या आप ये पैसे हमें देंगे। एमसी बोलता है, अजी मेरा घंटा, तुम हमारे वीक डिसेबल को ज्वाइन करो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ये सुन के उस बंदे के पास भी कोई चॉइस नहीं बचता, वो भी रोते रोते बोलता है, अच्छा ठीक है, हम ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं।
वहीं दूर से जी और लियांग ये सब देख रहे होते हैं। लियांग बोलता है मैं भी सोचूं सीनियर ब्रदर इतने काइंड कैसे हो सकते हैं, वो बस उन्हें बेवकूफ बना रहे थे। जी भी बोलता है सीनियर ब्रदर तो सच में औसम है, उन्होंने पहले उन्हें होप दिया और फिर वापस ले लिया। उनके पीड़ा देने का तरीका वाकई अलग है, हमें उनसे और भी सीखना चाहिए। ये सुन के एमसी उन दोनों पर चिल्लाते हुए बोलता है अपनी बकवास बंद करो। साथ ही एमसी उन लोगों से बोलता है क्योंकि आप ईमानदारी से हमारे सेक्ट में ज्वाइन होना चाहते हैं तो मास्टर के रूप में मुझे पहले ही कुछ क्लियर करना होगा। क्या तुम सब जानते हो कि वीक सेक्ट क्या है? वो लोग बोलते हैं हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बस जीवित रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। एमसी बोलता है अच्छा ठीक है, मैं अनाउंस करता हूँ फो गांव के तुम 23 विलेजर्स ऑफिशियली वीक सेक्ट में ज्वाइन हो चुके हो और मेरे डिसाइपल बन गए हो। ये सुन के वो सभी लोग एमसी के सामने झुककर बोलते हैं हम मास्टर को ग्रीट करते हैं। वहीं दूसरी ओर एमसी सेक्ट के प्रोफाइल को ओपन करके देख रहा होता है जहाँ सेक्ट में अब टोटल मेंबर 28 हो चुके होते हैं और कंट्रीब्यूशन वैल्यू 25 हो गया होता है। जो देख एमसी खुश होते हुए अपने मन में बोल रहा होता है इन सबको भर्ती करने के बाद मेरा कंट्रीब्यूशन वैल्यू 23 बढ़ चुका है। जिसके बाद एमसी उन सबको लेकर विक्ट सेक्ट में आ जाता है। वहीं उन विलेजर्स के बॉडी से बहुत ज्यादा बदबू आ रहा होता है। जो देख सिनिया और लिनफेई बोलते हैं आय हाय कितनी गंदी बदबू है, मेरे तो नाक के बाल जल गए। सीनियर ब्रदर हमें डिसाइपलों को भर्ती करने की जरूरत है लेकिन हम इन सभी को ज्वाइन नहीं कर सकते और ना ही हमारे अभी इतने बुरे दिन आए हैं जो हमें इन सब जैसे लोगों को भर्ती करना पड़े। लिनफेई भी बोलता है हाँ मास्टर आंटी ठीक कह रही है, मैं भी इनके अंदर से निकलने वाले स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी कबाड़ खाने से आए हैं। फिर हमें कुछ देर बाद मेन हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ अपने एमसी सिस्टम से बोल रहा होता है हे सिस्टम मुझे जीनू फ्लेम मेथड को पूरी तरह से सिखा दो। सिस्टम बोलता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने जीन्यू फ्लेम मेथड को परफेक्शन तक सीख लिया है जिसके लिए आपका 8 कंट्रीब्यूशन वैल्यू लगा है। क्योंकि आपने सेक्ट के स्किल को परफेक्शन तक सीख लिया है इसलिए आपको स्पिन ड्रॉ करने का मौका मिलेगा। क्या आप स्पिन ड्रॉ करना चाहते हैं? एमसी बोलता है हाँ मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, जब तक मैं स्किल को परफेक्शन तक सीखता रहता हूँ तब तक मुझे स्पिन ड्रॉ करने का मौका मिलता रहेगा। मैं पहले 3 बार ड्रॉ कर सकता था लेकिन अब मैं केवल 1 ही बार ड्रॉ कर सकता हूँ। साथ ही वो उस ड्रॉ के बटन पे क्लिक करता है। तभी सिस्टम बोलता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको स्पिन ड्रॉ में फ्लाइंग कैरेज मिला है। ये फ्लाइंग कैरेज लेवल 5 का ट्रेजर टूल है जिसमें 5 लोग बैठ सकते हैं जो आपको किसी भी जगह पर बहुत तेजी से ले जा सकता है। एमसी खुश होते हुए बोलता है क्या फ्लाइंग शिप जो मुझे कहीं भी ले जा सकती है? ये तो उस समय मैं बहुत कमजोर हूँ और मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन अब इस फ्लाइंग कैरेज के मिलने के बाद मुझे उड़ने को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अब डिसाइपलों की भर्ती के लिए बाहर जाने के बारे में सोच रहा हूँ। तभी वहाँ सिनिया आते हुए बोलती है सीनियर ब्रदर क्या हुआ? एमसी बोलता है सिनिया लिनफेई मैंने जिन्यू फ्लेम मेथड को परफेक्शन तक सीख लिया है, मैं इसे आज तुमको सौंप दूंगा और तुम दोनों फो गांव के 23 डिसाइपलों को सिखाओगे। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं लेकिन सीनियर ब्रदर। एमसी बोलता है लेकिन कुछ नहीं, जाओ और उन्हें सिखाओ। लिनफेई बोलता है मास्टर वो केवल ऑर्डिनरी से गाँव वाले हैं, वो ओल्ड कमजोर और यंग है, हम उन्हें कैसे सिखा सकते हैं? सीनियर भी बोलती है हाँ सीनियर ब्रदर आपने उन्हें किसी रीजन से सेक्ट में भर्ती किया है तो आप सच में उन्हें कल्टीवेशन करना कैसे सिखा सकते हैं? इसे आप मुझसे हाइड नहीं कर सकते, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। एमसी बोलता है तुमको जैसा कहा गया वैसा करो, तुमको बाद में मेरे रियल इंटेंशन का पता चलेगा। वो दोनों बोलते हैं ठीक है सीनियर ब्रदर, ठीक है मास्टर। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है राइटियस सिस्टम के साथ वीक्ड सेक्ट को इविल नहीं होना चाहिए। अगर मैं सेक्ट को बनाए रखना और डेवलप करना चाहता हूँ तो मुझे पहले वीक्ड सेक्ट के बारे में दूसरों की सोच को बदलना होगा, साथ ही मुझे अपने बारे में दूसरों की धारणा को बदलनी चाहिए। अब ऐसा लगता है जैसे मुझे एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमसी उन चारों से बोल रहा होता है मैंने तुमको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम चारों को एक ट्रिप पे ले जाना चाहता हूँ। इस ट्रिप पर जाने के हमारे 2 गोल्स हैं, पहला बहुत सारे डिसाइपलों को भर्ती करना और दूसरा वर्ल्ड में जो वीक सेक्ट का इविल इंप्रेशन है उसे चेंज करना। लियांग बोलता है सीनियर ब्रदर क्या आपको भी लगता है कि हमारा सेक्ट हाल ही में बहुत नीचे गिर गया है, इसलिए हमें मर्डर करने और अपनी प्रतिष्ठा को फिर से बनाने की जरूरत है? मैं इसके लिए आपको फुल सपोर्ट करता हूँ। जी भी बोलता है मेरी ओर से भी फुल सपोर्ट है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वहाँ सभी लोगों को मार डालूंगा। ये सुन के एमसी अपना सर पकड़ के बोलता है इनका कुछ नहीं हो सकता। एनीवे जब हम बाहर जाएंगे तो बिना मेरे ऑर्डर के कुछ भी मत करना। जिसके बाद वो सभी एमसी के फ्लाइंग कैरेज पे बैठ के जाने लगते हैं। तभी लियांग एमसी से बोलते हैं सीनियर ब्रदर ये फ्लाइंग टूल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा रेयर है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके लीडर बनने के बाद हमारे पास ऐसा कुछ होगा, लेकिन मुझे याद है जब मास्टर जिंदा थे तो उनके पास ये नहीं था,
तो आपके पास ये कहाँ से आया? जी बोलता है इसी के साथ हम बहुत सारा सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है ओरिजिनल होस्ट के मास्टर डेविल डिंग ने वीक डिसेक्ट की स्थापना की, जिसने ओरिजिनल होस्ट को भी डेविल बनाया। फिर भी ओरिजिनल होस्ट के दिमाग में उनके बारे में ज्यादा मेमोरीज नहीं है, स्पेशली डेविल डिंग के गायब होने की मेमोरीज पूरी तरह से खत्म हो गई है। वहीं एमसी ये सब सोचते सोचते जी और लियांग की तरफ देख रहा होता है, जो देखो बहुत हैरान हो जाते हैं और घबराते हुए एमसी से बोलते हैं सीनियर ब्रदर आप हमें इस तरह से क्यों घूर रहे हैं? एमसी बोलता है मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था, हमारे मास्टर पहले गायब कैसे हुए थे? क्या उनके गायब होने से पहले कुछ स्ट्रेंज चीजें हुई थी? तुम इसके बारे में कितना जानते हो? जी बताता है हमारे मास्टर 10 साल पहले गायब हुए थे, तब सीनिया अभी अभी हमारे सेक्ट में ज्वाइन हुई थी। मुझे याद है कि उस दिन एक बड़ी घटना घटी थी। एमसी हैरान होकर बोलता है क्या एक बड़ी घटना? तभी लियांग बोलता है ओह मुझे याद है उस दिन एक बड़ी घटना घटी थी, उस दिन आपकी शादी हुई थी। ये सुन के एमसी हैरान होकर बोलता है क्या मेरी शादी हुई थी? साथ ही वो थड़कियों की तरह ब्लश करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है मैं शादीशुदा हूँ और मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? मैं अपनी लास्ट लाइफ में काम करने में बहुत बिजी रहता था, इसलिए मैं शादी करने से पहले ही मर गया था। जिस बात का रिग्रेट मुझे आज तक है अनएक्सपेक्टली इस वर्ल्ड में मेरी एक वाइफ है। तभी अपने एमसी का ध्यान सामने की ओर जाता है जहाँ वो चारों एमसी को घूरने में लगे होते हैं, जो देख एमसी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर अपने आप को संभालते हुए बोलता है अच्छा ठीक है आगे क्या हुआ था? जी बोलता है वेल शादी के रात आपने अचानक से अपनी पत्नी को मारने का दावा किया और कहा कि अपनी पत्नी को मारकर प्रिंसिपल को फुलफिल करो। एमसी मन में बोलते हैं क्या पत्नी को मारकर प्रिंसिपल को फुलफिल करो? जरूर ये पहले के इविल सिस्टम से रिलेटेड होगा। तभी लियांग बोलते हैं बाद में मास्टर ने आपको ये कहते हुए रोक दिया कि यदि आपने ऐसा किया तो कोई भी वीक डिसेक्ट में शादी नहीं करेगा। एमसी बोलता है उन्होंने बिल्कुल सही कहा, उनके बात में पॉइंट है। लेकिन तभी जो बात लियांग एमसी से बोलता है वो सुन के एमसी को 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो बोलता है फिर मास्टर ने कहा कि वीक डिसेक्ट के प्रिंसिपल का पालन करने के लिए उन्होंने तुम्हारी पत्नी के फैमिली को मारने का फैसला किया। ये सुन के एमसी चिल्लाते हुए बोलता है अब बस करो, मुझे ये बताओ मेरी वाइफ अभी कहाँ है? ये सुन के वो सबके सब साइलेंट हो जाते हैं। तभी जी बोलता है सीनियर ब्रदर बेहतर होगा कि आप उसे भूल जाएं। मैं आपके लिए कुछ प्रिंसेस और नोबल लेडीज में से जो भी लड़की आपको पसंद हो मैं आपके लिए ले आऊंगा। सीनिया बोलती है सीनियर ब्रदर उसे जाने दो, उस तरह की औरत आपके लायक नहीं है। वहीं अपने एमसी पूरा कंफ्यूज होता है और फिर उनसे पूछता है कम से कम मुझे ये तो बताओ मेरी वाइफ अभी कहाँ है? सियान बोलती है वो मास्टर के साथ भाग गई। ये सुनने के बाद एमसी को 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है होली क्रैप, क्या मास्टर उसके फैमिली को किल करने के लिए नहीं जा रहे थे? तो फिर वो उनके साथ क्यों भाग गई? लियांग बोलता है हाँ बाद में मास्टर को पता चला कि उसका कोई फैमिली नहीं है, इसलिए वापस आने के बाद वो उसे अपने साथ भगा ले गए। फिर जी बोलता है मास्टर ने कहा कि वीक डिसेक्ट के प्रिंसिपल को वायलेट किए बिना ये सबसे अच्छा एंडिंग रहेगा कि मैं उसे भगाकर लेकर चला जाऊं। जिसके बाद मास्टर ने तुमको लीडर बना दिया और आपकी वाइफ के साथ वो गायब हो गए। एमसी बोलता है क्या तुम श्योर हो कि वो भागे ही थे? जी बोलता है वास्तव में नहीं, क्योंकि मास्टर और आपकी वाइफ एक ही समय पर गायब हुए थे। हमारे सोचने के अकॉर्डिंग उनके भागने के अलावा दूसरा कोई रीजन नहीं बनता। एमसी बोलता है तुम सही कह रहे हो, ये वीक सेक्ट तो अनबिलीवेबल है। तभी सीनिया बोलती है सीनियर ब्रदर हम पहुंच गए। इसी के साथ उनका कैरेज जमीन पर लैंड करता है, जिसके बाद एमसी और बाकी सभी कैरेज से नीचे उतर जाते हैं। और यहीं पे आज के एपिसोड को खत्म करते हैं। और अगर गाइस के पहले एपिसोड पे 10,000 व्यूज आ जाते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो 1 घंटे का डालूंगा, वरना फिर आधे ही घंटे का डालूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।